हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है श्री यथार्थ IAS में। मैं हूं देवी सिंह और मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो 6 की NCERT है ज्योग्राफी की, तो पूरा जितना भी आपके 8 चैप्टर थे, सभी 8 चैप्टर का जो MCQ है वो सभी डिस्कस कर लेंगे और डिटेल्ड MCQ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये जहां तक हमें संभावना है कि जितना टफ से टफ और इजी से इजी हर एक टॉपिक में हमने एटलीस्ट 15 MCQ रखा है, तो उनका एक्सप्लेनेशन भी और उसके साथ साथ चीजें जो है ना, तो आपका ये जो चैप्टर पहला है सौरमंडल में पृथ्वी, और चैप्टर पहले के अंतर्गत अगर बात करोगे आप, जो पहला चैप्टर है तो सौरमंडल में जो पृथ्वी, तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, देखो सूर्य परिवार में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। याद करो 6 की NCERT में हमने बताया था आपको कि जब आप 6 की NCERT पढ़ रहे थे और जो चैप्टर आपका पहला था उसमें मैंने डिटेल में समझाया था। जल्दी जल्दी से आपको आंसर भी करते रहना है, जल्दी से आपको आंसर करो। चलो कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध। इसका आंसर हो जाएगा बेटा बृहस्पति। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बृहस्पति। कैसे बृहस्पति हो जाएगा जरा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ, कैसे बृहस्पति हो जाएगा, देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य परिवार में किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है। याद होगा हमने चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत बताया था कि सभी जो आपके 8 ग्रह थे, सॉरी हाँ 8 ग्रह थे, वो एक जो है बौना ग्रह था, है ना। तो 8 ग्रहों का हमने जो है घूर्णन काल और घूर्णन काल के साथ साथ हमने परिक्रमण काल बताया था। याद होगा हमने ये भी आपको बताया था कि दिन का मतलब क्या है। तो किसी ग्रह का दिन का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी ग्रह का दिन का मतलब वो समय है जो उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि ये हमारी जो है पृथ्वी है और पृथ्वी को जो है एक चक्कर में पश्चिम से पूरब की ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है अपनी धुरी पर, तो जितना टाइम लगता है वो उसका एक दिन कहलाता है। तो हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर बेटा 24 घंटे में घूम जाती है। इसी तरह जो बृहस्पति है ना बेटा, इसको 10 घंटे लगता है। कितना, 10 घंटे लगता है। मतलब कि 10 घंटे में जो बृहस्पति है वो एक चक्कर अपने किसमें अक्ष पर घूम जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करना है बेटा। किस ग्रह को धरती का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। किस ग्रह को धरती का जुड़वां कहा जाता है, मंगल को, शुक्र को, यूरेनस को, नेपच्यून को। जल्दी जल्दी आपको बताना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी से बेटा बताओ। आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। क्या हो जाएगा आपका, वीनस हो जाएगा। देखो जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। क्यों जुड़वां कहा जाता है, क्योंकि जो इसका आकार है, जो इसका द्रव्यमान है, जो इसकी संरचना है वो पृथ्वी के ही समान है। लगभग दोनों का व्यास यानी पृथ्वी का और जो है ना शुक्र का लगभग बराबर है, करीब 12,000 किलोमीटर के आसपास है। याद होगा मैंने त्रिज्या पृथ्वी की बताई थी 6300, जो है ना कितना, 6300 किलोमीटर के आसपास। तो आप ऑब्वियसली जो व्यास है वो दुगना होता है। तो मैंने क्या बताया, लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास। तो चाहे पृथ्वी देखो या जो है ना आपका मंगल देखो, ये दोनों का जो व्यास है लगभग बराबर है। अब जो शुक्र है इसकी चट्टानी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। जो इसकी चट्टानी संरचना है वो भी पृथ्वी से मिलती जुलती है। हालांकि इसका घना वायुमंडल और अत्यधिक टेंपरेचर जो है जीवन के लिए अनुपयुक्त है, और यही वजह है कि पृथ्वी पर तो हमारे लिए जीवन क्या है, मतलब जीवन है, सर्वाइबिलिटी है, पर शुक्र पर नहीं है। तो शुक्र पे लगभग सारी चीजें समान हैं एक्सेप्ट टेम्परेचर और वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, वहां ज्यादा डेंस है और जो टेम्परेचर है अधिक है। तो इसके चलते मंगल में लोग नहीं रह सकते हैं। वेल सॉरी, मंगल बार बार कह रहा हूं, शुक्र, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र, वीनस। ठीक है, मंगल में जो कह रहा था वो गलती से बोल रहा था, बस शुक्र ही बोलना चाह रहा था। ठीक है ना। चलो अगला है आकाशगंगा, मिल्की वे
किस श्रेणी की आकाशगंगा है? आकाशगंगा ये जो मिल्की वे है किस श्रेणी की है? इसमें से आपको देखना है दीर्घवृत्ताकार, सर्पिलाकार, अनियमित और परवलया जो है वलयाकार यानी रिंगनुमा। तो जल्दी से बताना है बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आकाशगंगा है वो किस श्रेणी की है, तो आप बताओ जो मिल्की वे है बेटा वो किस श्रेणी के है? आंसर क्या हो जाएगा? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मतलब आपका स्पाइरल हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार नहीं, सर्पिलाकार। ध्यान रखना। अब सर्पिलाकार कैसे? देखो आकाशगंगा जो मिल्की वे है एक अवरोधक सर्पिलाकार आकाशगंगा है। इसमें केंद्रीय अवरोध से निकलने वाली जो सर्पिल भुजाएं होती हैं ये इसको दीर्घवृत्ताकार जो इलिप्टिकल है, जो अनियमित है, जो इरेगुलर है या जो वलयाकार है यानी रिंग है, इन आकाशगंगाओं से क्या करती है? अलग करती है। तो इस वजह से इसमें ना तो ये इलिप्टिकल है, ना ही तो ये जो इरेगुलर है और ना ही रिंग है, बल्कि सर्पिलाकार है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप चलते हैं आगे। नक्षत्र और ग्रह में मूलभूत अंतर क्या है? याद होगा यह भी मैंने आपको बताया था। तो नक्षत्र और ग्रह में मूलभूत अंतर क्या है? नक्षत्र चमकते हैं, ग्रह नहीं। ग्रह का अपना प्रकाश होता है, ग्रह स्थिर रहते हैं, नक्षत्र घूमते हैं। दोनों का कोई अंतर नहीं है। जल्दी से आपको बताना है कि जो नक्षत्र है और ग्रह में इसमें से मूलभूत अंतर क्या है। बेटा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं वो चमकते हैं, ग्रह होते हैं वो चमकते नहीं हैं, इनकी खुद की उष्मा नहीं होती है। याद होगा मैंने ये भी बताया था कि जो नक्षत्र मतलब यहां स्टार से है, तो परमाणु जो संलयन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसी के चलते यहां पर जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए सूर्य का उदाहरण लें, तो जो हाइड्रोजन के चलते हाइड्रोजन का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो जब वह ऊर्जा पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है, प्रकाश पैदा करता है, और उसी से उसमें क्या होता है कि चमक होती है, और उसी चमक से जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है। अब सूर्य के प्रकाश को जैसे अगर आप बात करो तो सूर्य क्या है? नक्षत्र है। और यही इसका मूलभूत अंतर है कि जो ग्रह हैं इनकी खुद की जो है उष्मा नहीं है, जो नक्षत्र हैं वो चमकते हैं, ग्रह नहीं चमकते हैं। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, कॉमेट यानी जो धूमकेतु की सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? जो धूमकेतु है इसकी सबसे विशिष्ट पहचान क्या है? गोलाकार आकृति, धूल और बर्फ की बनी पूंछ, तेज गति और वलय संरचना। जल्दी से आंसर करो बेटा। जो कॉमेट्स हैं उसकी विशेष पहचान क्या है? यह भी आपका एक जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, धूल और बर्फ की बनी पूंछ। कैसे? देखो धूमकेतु की जो पहचान है इसकी पूंछ होती है, यह भी ध्यान रखिएगा, ये पूंछ होती है जो सूर्य के निकट आने पर बर्फ और धूल के वाष्पीकृत होने से बनती है। जो धूल है और बर्फ जब वाष्पीकृत होता है तो इसकी पूंछ बनती है, और ये पूंछ चमकदार होती है। और धूमकेतु की सबसे विशिष्ट पहचान है पूंछ, और पूंछ का चमकदार होना। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जो मीटरॉइड्स यानी उल्का को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? जो उल्का पिंड है आपको बताना है कि टूटता हुआ तारा कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जल्दी से बताओ जो उल्का जो टूटता हुआ तारा है इसको क्या, जो मीटरॉइड्स है, ठीक है, तो मीटरॉइड्स को हालांकि बता ही दिया आंसर, जल्दी से बताओ तो मीटरॉइड्स क्या है? देखो आंसर करो बेटा, क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर, टूटता हुआ तारा। यानी जब उल्कापिंड मीटरॉइड्स पृथ्वी के वायुमंडल में क्या करेगा? इंटर करेगा, वायुमंडल में प्रवेश करेगा, और जो जलकर ये क्या करता है? चमकता है। तो इसको मीटर या उल्का कहते हैं। अब आम भाषा में टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये आकाश में चमकदार रेखा बनाता है, आकाश में चमकदार रेखा बनाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है? क्वेश्चन नंबर 7 है। यानी पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो चंद्रमा, वो किस गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है? मतलब कितने दिन में? तो 27 दिन में, 30 दिन में, 365 दिन में, या 24 घंटे में? जल्दी से बताना है तुमको। ये भी मैंने आपको बताया था। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 27 डेज। क्या हो जाएगा? 27 डेज।
तो यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा में लगभग 27.3 दिन, यानी आप कह सकते हो 27 क्या है, लगभग लगभग आपका वही 27 दिन 6 घंटे के आसपास टाइम लगता है। और इसी को नक्षत्रिक काल भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्रिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा कारक सबसे निर्णायक है? जो पृथ्वी पर जो जीवन के लिए सबसे कौन सा कारक सबसे निर्णायक है? उपयुक्त दूरी, सूर्य से, जल की उपस्थिति, वायुमंडल की संरचना, इसमें से जो है ना ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, डी है उपर्युक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, उपर्युक्त सभी। जल्दी से बताओ यह उपर्युक्त सभी होगा या नहीं होगा, तुमको आंसर करना है। क्या आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि यह भी मैंने बताया था कि भाई पृथ्वी के लिए जो हम अगर रह पा रहे हैं, जो सर्वाइबिलिटी है, उसके लिए बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्टर हैं अलग अलग। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य से भाई एक उचित दूरी है, तो इसके चलते जो टेम्परेचर है ना बहुत हाई, बहुत तेज ज्यादा आ पाता है और ना ही बहुत कम। तो जल की उपस्थिति यहां पर जो है, इसके चलते भी अगर जल ही नहीं होता तो ऑब्वियसली कि जीवन नहीं संभव था। ऑक्सीजन, भाई वायुमंडल है तो ऑक्सीजन है, तो आप ये कह सकते हो कि इस वजह से इसके जो सभी महत्वपूर्ण जो उपर्युक्त जो सभी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ग्रहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक अंतस्थ और एक आउटर, इनर और आउटर। याद रखो यह भी बताया था। इसका आधार क्या है, सूर्य से दूरी और संरचना, आकार और परिक्रमण, उपग्रहों की संख्या और घूर्णन की क्या है, दिशा। भाई इनर और आउटर प्लेनेट में याद होगा, इनर और आउटर प्लेनेट में मैंने आपको चीजें बताई थी। तो बताना है ग्रहों को दो श्रेणियों में जो हम क्लासिफाइड करते हैं, बांटते हैं, एक इनर और आउटर। तो क्या है, कैसे हम करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जो है सूर्य से दूरी और संरचना के आधार पे हम इसको एक कुछ को जो है ना इनर और कुछ को जो है आउटर कहते हैं। जैसे ग्रहों का जो टेरेस्ट्रियल और जो अगर हम बात करें, ऐसे समझो कि जो ग्रहों का जो टेरेस्ट्रियल और जो गैस जायंट्स हैं, इसमें सूर्य से उनकी दूरी और संरचना के आधार पे क्लासिफाई कर देते हैं। जो इनर प्लेनेट के अंतर्गत बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को, मंगल को रखते हैं। और ये क्या है, ये सभी चट्टानी हैं, ये चट्टानों के बने हैं। तुम्हारी 6 के एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है। जो कि बाह्य जो आउटर हैं, आउटर जो प्लेनेट हैं, जिसमें पृथ्वी है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सभी गैसों के बने हैं। ध्यान से आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य को स्थिर क्यों माना जाता है? जो सूर्य है इसको स्थिर क्यों मानते हैं? यह नहीं घूमता है, यह अपने ही तंत्र का केंद्र है, यह आकाशगंगा का केंद्र है, यह धरती से बहुत बड़ा है। वापस से सुनो, सूर्य को स्थिर क्यों माना जाता है? यह नहीं घूमता है, यह अपने ही तंत्र का केंद्र है, यह आकाशगंगा का केंद्र है, यह धरती से बहुत बड़ा है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करो। आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने ही तंत्र का केंद्र है। जैसे ऐसे समझो कि सौरमंडल के संदर्भ में जो सूर्य को स्थिर इस वजह से हम मानते हैं क्योंकि यह जो है वह केंद्रीय पिंड है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये आकाशगंगा में गति करता है, हालांकि ये आकाशगंगा में क्या करता है, गति करता है, लेकिन सौरमंडल का गुरुत्वीय केंद्र होने के कारण इसे स्थिर माना जाता है। सौरमंडल का गुरुत्वीय जो है केंद्र होने के चलते इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको स्थिर माना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पोल स्टार की विशेषता क्या है? जो ध्रुव तारा है इसकी क्या विशेषता होती है? याद होगा तुमको, ये भी बताए थे हमने। यह पृथ्वी से निकटतम तारा है, यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसका आकार सूर्य से बड़ा है, यह एक नक्षत्र का हिस्सा है। याद होगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी नंबर। पोल स्टार के बारे में हमने बताया था कि ये जो आपका जो है ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो ध्रुव तारा है ये उत्तरी ध्रुव से लगभग ठीक ऊपर स्थित होता है। जो उत्तर जो नॉर्थ पोल होता है उसके लगभग देखोगे ठीक ऊपर है, और इसीलिए यही वजह है कि ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस वजह से, और ये दिशा निर्देशन में, दिशा को आइडेंटिफाई करने में क्या होता है, उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। वेल, क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं? शनि के, बृहस्पति के, यूरेनस के, नेपच्यून के। तुमको बताना है किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो किसके, मतलब सिंपल सा है आंसर,
तो तुम याद करो कि मैंने यहां पर बताया था एक शनि है, बृहस्पति है, यूरेनस है और नेपच्यून है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर बृहस्पति। क्यों? क्योंकि याद करो बृहस्पति, मैंने क्या बताया था कि देखो अगर इस समय की जो करंट जानकारी के हिसाब से बृहस्पति जो जुपिटर है इसके पास 95 से अधिक उपग्रह हैं। जो शनि है इसके पास जो है, बृहस्पति के पास 95 के आसपास, शनि के पास 83 के आसपास, 83 के आसपास, और जो यूरेनस है वो 27 के आसपास, 27 के, और जो आपका नेपच्यून है ये 14 के आसपास, 14 के आसपास, 14 के आसपास। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स। तो सौर ज्वालाएं क्या है? पृथ्वी पर किसका प्रभाव डालती हैं? ऋतुओं का परिवर्तन, रेडियो संचार, भूकंप, वायुमंडलीय दबाव। जो सौर ज्वालाएं हैं वो पृथ्वी पर किसका प्रभाव डालती हैं? ऋतुओं का परिवर्तन या रेडियो संचार या भूकंप या वायुमंडलीय दबाव। तो यानी जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जल्दी से बेटा इसका आंसर करना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार जो है इसका क्या है? देखो आंसर है रेडियो संचार में। तुमको याद होगा ये भी मैंने बताया था कि जो रेडियो संचार में ये इसको प्रभावित करती हैं जो सौर ज्वालाएं हैं, ये ऊर्जा के विस्फोट हैं। दरअसल ऐसे समझिए, ऊर्जा का जब विस्फोट होता है तो सौर ज्वालाएं निकलती हैं जो पृथ्वी के आयन मंडल को प्रभावित करती हैं। और याद होगा तुमको जो पृथ्वी का आयन मंडल है तो ये जो है किसके लिए है? ये किसके लिए है? मतलब आदर्श है कि जैसे ये रेडियो संचार, उपग्रह या जो अन्य टेक्नोलॉजी जैसे संबंधी चीजें जो है सैटेलाइट वगैरह, तो वो सब यहीं से जो है संचालित होंगी या उन्हीं से क्या है कि जो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो है जो सोलर फ्लेयर है उसी को प्रभावित करती है, उसी पर व्यवधान कर सकती है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है रेडियो संचार हो जाएगा आंसर। सॉरी, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का विशेष स्थान यानी यूनिक पोजीशन किसे इंगित करता है? यहां पर जीवन है, जल चक्र सक्रिय है, यहां ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, उपर्युक्त सभी। यानी पृथ्वी का जो विशेष स्थान है, जो यूनिक पोजीशन है, वो किस बात को यूनिक करता है? जल्दी से तुमको आंसर करना है। यहां पर जीवन है, बिल्कुल सही है। जल चक्र सक्रिय है, बिल्कुल सही है। यहां ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, यानी तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। गुड। अगला है सौर मंडल में ग्रहों का परिक्रमण पथ किस प्रकार होता है? वृत्ताकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है और आयताकार होता है और वर्गाकार होता है। तुमको याद होगा मैंने क्या बताया था? ये कौन सा पथ है? ये दीर्घवृत्ताकार है। ये दीर्घवृत्ताकार याद होगा कि नहीं? जब मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो जो सूर्य का चक्कर लगाती है उस पथ को, उस परिपथ को, जो रास्ता है उसको दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो है ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या है? चक्कर लगाएगा, तो कौन सा पथ कहलाएगा? दीर्घवृत्ताकार। इलिप्टिकल कक्षा में चक्कर लगाता है, जैसा कि केपलर का ग्रही गति नियमों में ये बात कही गई है। केपलर ने ये बात बताई है। तो जो चैप्टर पहला था आपका जो सौरमंडल में पृथ्वी, उसके लगभग 15 हमने एमसीक्यू कर लिए हैं और जबरदस्त एमसीक्यू थे। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ तुम। क्लास 6 का चैप्टर दूसरा नाम क्या था? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। चलो, इसके विषुवत रेखा किस प्रकार की रेखा है? जो विषुवत रेखा है याद करो तुम। विषुवत रेखा क्या थी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखो है क्या कोई? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 23½ अक्षांश रेखा, 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अरे विषुवत रेखा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। याद है? बताया था। पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटता है? जो पृथ्वी को जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कौन बांटेगा? जल्दी से तुम बताओ। तो प्रधान मध्याह्न रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, दक्षिणी ध्रुव। याद होगा ये तुम्हारा नॉर्थ पोल है। ये क्या है? ये साउथ पोल है। ये 0 डिग्री देशांतर है। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया? ये नॉर्दर्न पोल हो गया। नीचे वाला सदर्न पोल हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा। कर्क रेखा भारत से होकर किन राज्यों से नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
मतलब कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो तुमको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चीज और बता दूं, सीटेट के लिए भी या सभी एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो अब कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से नहीं गुजरती है, तुमको बताना है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। अब बताओ, जो कर्क रेखा है भाई, ये आपका प्यारा, मान लो कि यहां पे आपका ये प्यारा भारत है और ये 23.5 है, तो तुमको ऐसे बताना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से गुजरती है, तभी तो बता पाओगे। जो कर्क रेखा है 23.5 नॉर्थ से होके गुजरती है, ये राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो तुम बताओ कि अगर हमने कहा कि ये राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, तो ये गुजरती कहां से नहीं है? उत्तर प्रदेश से नहीं है। गुजरती कहां से नहीं है? उत्तर प्रदेश से नहीं है। प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन कहां से गुजरती है? पेरिस से, ग्रीनविच से, टोक्यो से, कैरो से। आंसर क्या बताया था? 0 डिग्री ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीनविच से। पृथ्वी की लंबाई में दूरी मापने के लिए किसका उपयोग होता है? अक्षांश का, देशांतर का, उन्नति कोण का, आर्क का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की लंबाई में दूरी मापने के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? ध्यान से तुमको आंसर करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। जो दूरी मापने के लिए, लंबाई में दूरी, ध्यान रखना, लंबाई में बात हुई है कि पृथ्वी की लंबाई में, ठीक है, तो दूरी मापने के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा। आंसर बी नंबर हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देशांतर पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम, कहां से? पूरब से। आप ऐसा कह लो कि जो पूरब से पश्चिम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है ध्रुवों से ध्रुवों तक चलते हैं, ये ध्रुवों से ध्रुवों तक। अरे ऐसे समझो ना कि ये देशांतर रेखाएं हैं और ये ध्रुवों से ध्रुवों तक चलती हैं। तो जब हम इसकी दूरी मापते हैं तो आप जो है ना, इसकी दूरी अगर पूरब से पश्चिम मापना है तो हम किसका? देशांतर का प्रयोग करेंगे। किसका? देशांतर का प्रयोग करेंगे। यानी पृथ्वी की लंबाई में दूरी मापने के लिए हम क्या करेंगे? देशांतर का प्रयोग करेंगे। किसका? देशांतर का प्रयोग करेंगे। अक्षांश की कुल संख्या कितनी होती है? याद रखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्याएं कितनी होती हैं तुमको बताना है। बताओ जल्दी से। 90, 180, 360, 181। चलो जरा एक बार हम भी देख लें कितनी होती हैं। देखो बाबू भैया, एक तो ये तुम्हारी हो गई 90 डिग्री, ठीक है। इसके नीचे और इसके ऊपर, अब बताओ टोटल कितनी होती हैं? अब बताओ टोटल कितनी होती हैं? देखो, एक तो हो गई 0 डिग्री लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड से 90 उत्तर और 90 दक्षिण तक, तो कुल कितनी हो गई? 180। 180, ठीक है। अरे वही तो हुआ ना। चलो आगे, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? जो देशांतर हैं, तो इनकी देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? चलो जल्दी से बताओ। यानी 0 से 180 पूरब और 180 पश्चिम, तो कितनी हो गई? 360 रेखाएं। क्या हो जाएगा आंसर? 360 रेखाएं। अब स्थानीय समय, जो लोकल टाइम है, वो किस पर आधारित होता है? अक्षांश पे, सूर्य का समय, समुद्र तल और प्रधान मध्याह्न रेखा। यानी जो लोकल टाइम है वो किस पर आधारित होता है? अक्षांश पर, या सूर्य का समय, या समुद्र तल, या प्रधान मध्याह्न रेखा। जल्दी से तुमको आंसर करना है कि जो आपका लोकल टाइम है वो किस पर बेस्ड है? किस पर बेस्ड है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लोकल का टाइम पूछा जा रहा है, तो किसका? सूर्य का समय।
सूर्य का समय। देखो स्थानीय समय अगर आप देखोगे तो सूर्य की स्थिति पर आधारित होता है, जो कि देशांतर के साथ क्या है, चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या करती है, मूव करती है, मूवमेंट करती है, यही वजह है। ठीक है, यही वजह है। ग्रीनविच समय जीएमटी और भारतीय मानक समय के बीच का अंतर है 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे और 6.5 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर 5.5 घंटे। आंसर क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे। ये भी हमने बताया था। कैसे? कि देखो भारतीय जो मानक समय है, जो वाईएसटी है, ये आपके ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच का समय अगर मान लो कि 12 बज रहा है तो भारत में शाम का 5:30 बजेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है वो 5.5 घंटे क्या है, आगे है। अब कैसे? कि इसको एक चीज ये भी मैं बता दूं, तुमको याद होगा ग्रीनविच 0 डिग्री, ग्रीनविच 0 डिग्री। अब अगर तुम भारत की स्थिति को ध्यान में रखोगे तो ये आ जाता है, जो हमारा आईएसटी है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82.5 डिग्री से हम मान के रखते हैं। कितना? 82.5 डिग्री से। तो 82.5 डिग्री। अब भाई जो है, जो अगर आप बात करोगे कि ध्यान से सुनना, जो 1 घंटे में 15 डिग्री का मूवमेंट कर लेती है पृथ्वी। कितने का? अपनी धुरी पर 15 डिग्री का। तो तुम अगर देखोगे तो यहां से 82.5 डिग्री आते आते 82.5 डिग्री आते आते 5 घंटे 30 मिनट का मतलब आगे हो जाएगा। यही वजह है कि 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट, है ना। भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? देखो 82.5, 30 पूर्व, 90 पूर्व, 75 पूर्व, 60 पूर्व, कितना? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री वही है। ओके, चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 11। 23.5 उत्तर अक्षांश को क्या कहा जाता है? अरे कितना इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ये 0 डिग्री हो गई, ये नॉर्थ में क्या हो गई? 23.5 हो गई। साउथ में क्या हो गई? 23.5 हो गई। साउथ वाली को मकर रेखा और नॉर्थ वाली को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है? तुमको याद, अभी अभी क्वेश्चन आया था, तो बताओ कहां कहां से होकर गुजरती है? याद करो, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा 8 राज्य है? बताओ जल्दी से। त्रिपुरा, मिजोरम, उधरी से हम चले हैं, कलकत्ता, झारखंड और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, है ना। चलो आगे देखो, कौन सी रेखाएं दूरी मापने में समान होती हैं? दूरी मापने में अक्षांश देशांतर दोनों कोई नहीं। बेटा दूरी अगर मापना है तो जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी रेखाएं दूरी मापने के लिए क्या होती हैं? समान होती हैं। जल्दी से बताओ। मतलब तुम्हें दूरी मापना है, लंबाई नहीं, दूरी की बात हो रही है। तो कौन सी रेखाएं जो हैं समान होती हैं? बताओ जल्दी से, कौन सी रेखाएं समान होती हैं? तो बेटा जो लैटिट्यूड्स हैं ये समानांतर और समान दूरी पर होती हैं। ध्यान से सुनना, अगर आपको दूरी मापना है तो जो लैटिट्यूड्स हैं ये समानांतर होती हैं और समान दूरी पर होती हैं, इसीलिए दूरी मापने में उपयोगी हैं। अब देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं, जो देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं, इसीलिए इनकी दूरी असमान होती है। ऐसे समझो जरा, ये आपको समानांतर मिलेंगी, समान दूरी पर मिलेंगी। ये आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं। लेकिन वही अगर देशांतर की बात करोगे तो ये सभी जो है ना ध्रुवों से होके गुजरती हैं ऐसे। तो भाई ध्रुवों में जाके इसकी दूरी क्या होती है? तो जरा सोचो, तो ये सभी समानांतर हैं, तो दूरी मापने के लिए ये उपयोग की जाएंगी। समझे? तो ये अक्षांश रेखाएं क्या हो जाएगा आंसर? अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक, चलो। दो देशांतरों के बीच का समय का अंतर कितना होता है? दो देशांतर के बीच का जो समय है वो कितना? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। बेटा कितना? जल्दी से आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दो देशांतरों के बीच का यहां पर जो पूछा जा रहा है तो आपको आंसर करना है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 मिनट। कैसे 4 मिनट हो जाएगा? पृथ्वी 360 डिग्री जो घूर्णन है, यानी एक घूर्णन 24 घंटों में पूरा कर पाती है। एक घूर्णन 24 घंटों में पूरा करती है, इसीलिए प्रत्येक जो डिग्री देशांतर 4 मिनट, यानी आप 360 में 24 का भाग दे दोगे तो 15 डिग्री प्रति मिनट निकल के 15 डिग्री प्रति घंटा निकल के आएगा। तो 1 डिग्री को जो घूमने में जो टाइम लगेगा वो 4 मिनट के बराबर लगेगा। कितना? 4 मिनट के बराबर लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध जल क्षेत्र में अधिक विस्तृत है? याद करो तुम जल्दी से कि पृथ्वी का क्या हो गया? ये नॉर्थ पोल हो गया, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया,
ऐसे समझो, ये साउथ हेमिस्फीयर हो गया। तो अगर ये पृथ्वी का कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा गोलार्ध जल क्षेत्र में अधिक है, तो तुम बताओ कि सबसे ज्यादा अगर तुम जल क्षेत्र की बात करोगे तो कौन सा आंसर निकल के आ जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। क्यों दक्षिणी गोलार्ध निकल के आ जाएगा? उसकी वजह मैंने बताई है। दक्षिणी गोलार्ध के पीछे वजह क्या है कि इधर ही तुम देखोगे लगभग 80% दक्षिणी गोलार्ध में जल का जो क्षेत्र है लगभग 80% है, उत्तरी गोलार्ध में जो लगभग जो है 60% है। तो तुलनात्मक ढंग से अगर बात करोगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महासागर हैं। क्या है? महासागर हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा महासागर हैं। वेल, बहुत बढ़िया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस डिग्री देशांतर पर होती है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। जो अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो बेटा कितने पर होती है? 180 डिग्री पे। कितने पे होती है? 180 पे। तो ये जो है ना आपका ये हो गया। इसके बाद तीसरा चैप्टर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, तो देखो बेटा, तीसरा चैप्टर में हम आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर आपका क्या है? ये क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ है। अब मोशन ऑफ द अर्थ में आपका जो तीसरा चैप्टर है यानी 6 क्लास का, तो जल्दी से चलो तीसरे चैप्टर में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 30 दिन और 365 दिन। बेटा आपको याद होगा कितना बताया था? पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना? 24 घंटे का। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या परिणाम होता है? भाई पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन से दिन और रात होते हैं। देखो है क्या आंसर? कोई क्वेश्चन? ऋतुओं का परिवर्तन, दिन और रात होना, चंद्रमा की गति, ज्वार भाटा। याद होगा तुमको? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या? बी नंबर हो जाएगा। क्यों बी नंबर? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दिन और रात, घूर्णन के चलते क्या होता है? दिन और रात होते हैं। बहुत बढ़िया। पृथ्वी की परिक्रमण गति किस कारण से होती है? दिन और रात, ऋतुओं का परिवर्तन, चंद्र ग्रहण, सौर ग्रहण। कह रहा है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है, पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो किस कारण से होती है? दिन और रात की वजह से होती है, ऋतुओं में परिवर्तन, या चंद्र ग्रहण, या सौर ग्रहण। जल्दी से तुमको आंसर करना है। दरअसल पता है क्या हुआ है बेटा, यहां पर यह पूछना चाहिए कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के चलते क्या होता है, तो क्वेश्चन उसका जो है ना मीन थोड़ा सा बदल दिया है। तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के चलते बेटा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी का जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है तो इसकी धुरी पर जो झुकाव है वो ऋतुओं के परिवर्तन के कारण बनता है। ऋतुओं पे परिवर्तन के कारण बनता है। तो तुम ऐसा भी कह सकते हो कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करना है, यानी इसकी धुरी पर जो झुकाव है, जो धुरी पर जो 23.5 डिग्री का, ये देखो, तो ये जो झुकाव है ये क्या करता है कि ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। पृथ्वी की धुरी कितने अंश पर झुकी हुई है? 23.5, 22 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। जल्दी से तुमको आंसर करना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर 23.5। वही तो हमने बताया था कि कितना? 23.5। जल्दी से बताओ बेटा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कौन सा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में? बहुत सिंपल है, जरा देखो। ये 0 डिग्री, ये 23.5 ऊपर नॉर्थ, 23.5 साउथ, यानी मकर, कर्क, यानी ये क्या हो गई? ये कर्क, ये तुम्हारी मकर, और ये विषुवत, ये आपकी विषुवत। अब कह रहा है कि 21 जून को यानी भारत में, बताओ, यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो कौन सा ऋतु होगा? ग्रीष्म, शीत, वर्षा, वसंत। अरे पागल, इसमें क्या है? भारत की ये लोकेशन है। तो बताओ 21 जून में कौन सा क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु होती है। गर्मी, कितनी जबरदस्त गर्मी पड़ती है। कितना आसान है, देखो ग्रीष्म ऋतु हो। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर को क्या होता है? ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत, विषु और मध्यरात्रि सूर्य। कब? अब तुमको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर को क्या होगा? याद करो। तो तुमको ये भी मैंने हालांकि डिटेल में समझाया था, बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जब 21 जून को क्या होगा कि गर्मी होगी, तो वहीं दक्षिणी गोलार्ध में इस समय क्या होगा? ठंडी होगी। अब हमारे यहां जब ठंडी होती है वहां गर्मी होती है। तो
21 दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, बहुत दबा के क्या होती है, ठंडी होती है, तो वहां क्या होगी, गर्मी होगी। आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म अयनांत। यानी 21 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होती है, जब सूर्य मकर रेखा पर परपेंडिकुलर लंबवत पड़ता है। इसके कारण सबसे दिन जो है लंबा होता है, दिन सबसे लंबा होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, प्लीज 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर क्यों होते हैं, पृथ्वी की गति रुक जाती है इसलिए, नहीं पृथ्वी की धुरी सीधी हो जाती है, नहीं सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है, चंद्रमा की स्थिति बदलती है। इसका आंसर करना है, मैंने आंसर नहीं बताना है। तो हो सकता है कि मैंने जहां नहीं भी किया हो उसका आंसर क्या हो, पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि सही हो। आंसर तुमको क्या करना है बताओ बेटा। पृथ्वी की गति रुक जाती है, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी सीधी हो जाती है, नहीं धुरी कहां सीधी हो जाती है, वो तो वैसे एच टीज रहती है। अब अगर बात करोगे कि सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है, पानी पिला दीजिएगा, तो सूर्य सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है और यही वजह है कि 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो सूर्य जब सीधे भूमध्य रेखा पर चमकेगा तो दिन और रात बराबर होंगे, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स यानी विषुव होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, अब इसके कारण दिन और रात की अवधि क्या होगी, बराबर होगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्यरात्रि जो सूर्य है, मिडनाइट सन, किस क्षेत्र में दिखाई देता है, बताना है जल्दी से तुमको। चलो बताओ जल्दी, मध्यरात्रि जो सूर्य है, मिडनाइट सन, किस क्षेत्र में दिखाई देता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा में, पठारी क्षेत्र में। यानी ऐसे समझो कि जो मिडनाइट सन है, यदि मध्यरात्रि को सूर्य दिखाई देता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पोलर रीजन। देखो है क्या, ध्रुवीय क्षेत्र है। कैसे, मध्यरात्रि सूर्य जो है ध्रुवीय क्षेत्र में, जो आर्कटिक और एंटार्कटिक वृत्त हैं, तो उनके भीतर गर्मियों के दौरान दिखाई देगा, जब सूर्य मध्यरात्रि में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, इतना स्पीड से क्यों। सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में लंबा समय तक बने रहना किस घटना को दर्शाता है, ऐसे समझो। सूर्य है, अब दक्षिणी गोलार्ध में यानी इस वाले रीजन पे अगर लंबे समय तक है, ये मान लो, तो यहां ज्यादा गर्मी दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ध्रुवीय रात्रि, ग्रीष्म अयनांत, शीत अयनांत, विषुव। तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म अयनांत हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अरे यही तो है, अभी आपसे बस अपोजिट पूछा था। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध में 21 दिसंबर की बात होगी तो ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं, और इसके दौरान सूर्य जो है लंबे समय तक यहाँ पे दिखाई देता है, और यही वजह है कि दिन यहाँ पर क्या होगा, सबसे लंबा होगा, दिन यहाँ पर सबसे लंबा होगा। चलो, पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा क्या होगी, पश्चिम से पूरब होगी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम होगी, उत्तर से दक्षिण होगी, दक्षिण से उत्तर होगी। तुमको बताना है पृथ्वी की जो परिक्रमा की दिशा है तो क्या होगी, याद होगा तुमको, क्या बताए थे, पश्चिम से पूरब बताए थे। क्या बताए थे, एंटी क्लॉकवाइज बताए थे। देखो क्या है, कोई है क्या, ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बहुत बढ़िया। दिन और रात की लंबाई में भिन्नता क्यों होती है, परिक्रमा के चलते, ध्रुवी का झुकाव, चंद्रमा का प्रभाव, पृथ्वी की परतें। जल्दी बताना है तुमको कि दिन और रात की लंबाई में भिन्नता क्यों होती है, क्या वजह है कि दिन और रात की लंबाई में जो भिन्नता है वो देखने को मिलती है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, धुरी का झुकाव। कैसे, देखो पृथ्वी की जो धुरी है वो 23.5 डिग्री झुकाव है, और रात की अवधि में भिन्नता का कारण बनती है, दिन और रात की अवधि में भिन्नता का कारण बनती है। क्यों, क्योंकि परिक्रमा के दौरान सूर्य की रोशनी बेटा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में पड़ती है, और यही वजह है कि दिन और रात की लंबाई में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। यही वजह है, दिन और रात की लंबाई में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। दूसरा, ग्रीष्म अयनांत किस गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, ग्रीष्म अयनांत पर किस गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अभी तुमको क्या बताया था, ग्रीष्म अयनांत, तो कौन सा गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा, उत्तरी दक्षिणी दोनों में बराबर, कोई नहीं बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में। क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में। अरे यही तो बताया था कि जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है तो ग्रीष्म अयनांत की दशा होती है। एक मिनट,
ग्रीष्म अयनांत पूछा तो यहां पर उत्तरी हो जाएगा। क्यों? देखो, जो ग्रीष्म संक्रांति है तो 21 जून के दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर क्या होगा? सबसे लंबवत होगा। तो ग्रीष्मयानांत पूछा गया है, तो ग्रीष्मयानांत पर जो है जो उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगा? ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को सबसे लंबा होगा। ठीक है। शीत अयनांत पर उत्तरी गोलार्धों में कौन सा ऋतुकाल होगा? शीत अयनांत, यानी शीत अयनांत मतलब दिसंबर। दिसंबर मतलब कौन से दिसंबर को? अगर आप देखोगे तो ये आपका शीत ऋतु होनी चाहिए। दिसंबर में शीत ऋतु हमारे यहाँ होती है। तो शीत अयनांत पर जो उत्तरी गोलार्ध है तो इसमें से कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु होगी। ग्रीष्म, शीत और इसके बाद क्या है? वर्षा और शरद। तो शीत ऋतु हमारे यहाँ ठंडियों में अगर आप बात करोगे उत्तरी गोलार्ध में जो शीत अयनांत है तो शीत ऋतु होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर को किस क्षेत्र में सूर्य सबसे अधिक लंबा चमकता है? जो दिसंबर 22 है। तो सूर्य इस समय सबसे लंबा कहां पर चमकेगा? आंसर बताना है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मकर रेखा। क्यों? क्योंकि 22 दिसंबर अगर देखें तो इसको जो सूर्य है 23.5 डिग्री जो दक्षिण में सबसे लंबवत चमकता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो शीत संक्रांति का समय होता है यहां ठंडी होती है। ठीक है। अगला, पृथ्वी के घूर्णन से कौन सी काल्पनिक रेखा निर्धारित होती है? यानी पृथ्वी का जो घूर्णन है तो कौन सी काल्पनिक रेखा निर्धारित होगी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा, विषुवत रेखा और देशांतर। तो जो पृथ्वी का घूर्णन है उससे क्या निर्धारित होगा? जल्दी से तुमको आंसर बताना है और फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। जल्दी बताओ बेटा। देखो, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो देशांतर रेखाओं यानी लैटिट्यूड्स को निर्धारित करता है। किसको? लैटिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड, यानी देशांतर तो लॉन्गिट्यूड है ना, उसको निर्धारित करता है, जो कि ये पूर्व से पश्चिम स्थिति और समय अंतर को मापने के लिए क्या होता है? जो है उपयोगी होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। अगला जो है 6th क्लास चैप्टर 4, चैप्टर का नाम क्या है? मानचित्र। क्वेश्चन है फर्स्ट, मानचित्र पर दिशा जानने का सबसे सरल साधन क्या है? मानचित्र पर दिशा जानने का स्केल, चिन्ह, कंपास, आरेख। अगर तुमको दिशा जानना है तो सबसे बढ़िया साधन क्या है? कंपास है या आरेख है या चिन्ह है या स्केल है? मानचित्र पर जल्दी से आंसर बताना है बेटा। देखो, कंपास मानचित्र पर दिशा जानने के लिए सबसे सरल उपकरण है, जो कि आमतौर पर ये आप देखोगे उत्तर तीर या कंपास गुलाब जिसको बोलते हैं उसके द्वारा दर्शाया गया होता है। ठीक है। तो उसी के आधार पर तुम डायरेक्शन क्या है जान पाओगे। कंपास के ही माध्यम से जो आप देखोगे जो मैप होता है ना आपका मानचित्र, तो उसमें कंपास बना रहता है और उसमें डायरेक्शन, और डायरेक्शन कंपास हमेशा जो है नॉर्थ की ओर सुई रहती है, तो जिधर सुई उधर नॉर्थ। तो डायरेक्शन जानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कंपास है। वेल चलो, मानचित्र विज्ञान यानी जो है कार्टोग्राफी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानचित्र विज्ञान का पृथ्वी का गोल रूप बनाना, स्थल और जल का अनुपात बताना, पृथ्वी की सतह को कागज पर उतारना, दूरी और समय को मापना। जो मानचित्र है जल्दी से तुमको आंसर बताना है कि इस पर जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बेटा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पृथ्वी की सतह को कागज पर उतारना, तभी यही तो मानचित्र का जो है मुख्य तौर से उपयोग होता है। तो जो कार्टोग्राफी है, जो मानचित्र विज्ञान है, इसमें इसका उद्देश्य होता है कि पृथ्वी की सतह को कागज या अन्य माध्यमों पर सटीक तौर से क्या करना है? चित्रित करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बड़े पैमाने को मानचित्र किनके लिए उपयुक्त होता है? विश्व का संपूर्ण अध्ययन, छोटे चित्र का विस्तृत अध्ययन, और महाद्वीप का समान अध्ययन, और महासागरों का अध्ययन। तुमको बताना है अगेन कि भाई जो है ना बड़े पैमाने का मानचित्र किनके लिए उपयुक्त होता है? जो बड़े पैमाने का जो मानचित्र है वो किनके लिए उपयुक्त होता है? विश्व का संपूर्ण अध्ययन, छोटे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन के लिए, महाद्वीप का समान अध्ययन के लिए, महासागरों के अध्ययन के लिए। जल्दी से बेटा तुमको आंसर करना है कि जो बड़े पैमाने का मानचित्र है वो किसके लिए उपयुक्त होता है? वो छोटे क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन के लिए, यानी बड़े पैमाने का जो मानचित्र है करीब आप ये कह सकते हो 1:1000 या फिर जो है 10,000,
तो ऐसे छोटे क्षेत्रों जैसे कि शहरों गांवों को विस्तार से मानचित्र में दर्शाया जाता है, जबकि छोटे पैमाने के जो मानचित्र होते हैं वो बड़े क्षेत्रों को कम विस्तार से दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटे पैमाने के तो बड़े मानचित्रों को कम विस्तार से दिखा पाएंगे, और जो बड़े मानचित्र होंगे वो छोटे पैमाने को जो है डीप से दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छोटे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। यह है छोटे पैमाने का मानचित्र किसके लिए उपयुक्त होता है? गांव का नक्शा के लिए, जिले के नक्शे के लिए, पूरे विश्व के नक्शे के लिए, शहर के नक्शे के लिए। जो छोटे पैमाने का जो मानचित्र है वो किस लिए जो है ना क्या होता है, किस लिए उपयुक्त होता है? तो जल्दी से बताओ बेटा, आंसर क्या हो जाएगा? पूरे विश्व के नक्शे के लिए। काहे आंसर पूरे विश्व के नक्शे के लिए हो जाएगा? जरा समझो। देखो, छोटे पैमाने का जो मानचित्र है, फॉर एग्जांपल कि 1:1 करोड़ या 1 अरब, जो बड़े क्षेत्रों जैसे कि महाद्वीप है, तो विश्व को कम विस्तार के साथ दर्शाने के लिए क्या होता है? उपयुक्त होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरे विश्व को नक्शा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि छोटे मानचित्र का जो छोटे पैमाने का जो मानचित्र है वो किसके लिए होगा? पूरे विश्व के नक्शे के लिए। अरे छोटे पैमाने में तो पूरे विश्व को ही तो क्या करोगे? दर्शाओगे। अब नीला रंग मानचित्र पर किसको दर्शाता है? समुद्र और नदी को, पर्वत को, वनस्पति को, मरुस्थल को। तुमको रंग भी बताए थे, यही वजह थी। तो नीला रंग हमेशा किसका प्रतीक होगा? समुद्र वगैरह, नदी वगैरह का होगा, ब्लू वाटर। ठीक है, तो मानचित्रों में जो नीला रंग है वो पारंपरिक तौर से जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे समुद्र हैं, नदियां हैं, झील हैं, उनको दर्शाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिक मानचित्र फिजिकल माप किसको कहते हैं? क्या दर्शाता है? सॉरी, जनसंख्या दर्शाएगा, ऊंचाई और स्थल रूप दर्शाएगा, परिवहन मार्ग दर्शाएगा, जलवायु दर्शाएगा। तुमको बताया था कि जो आपका भौतिक मानचित्र है वो किसको, जो फिजिकल मैप है वो किसको दर्शाता है? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका बी हो जाएगा, ऊंचाई और स्थल रूप। ऊंचाई और स्थल रूप। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक जो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ऊंचाई है, इन सभी को भौतिक मानचित्र के अंतर्गत दर्शाया जाता है। बहुत बढ़िया। राजनीतिक मानचित्र, जो पॉलिटिकल मैप में क्या दर्शाया जाता है? प्राकृतिक, वनस्पति, पर्वत, देशों और राज्यों की सीमाएं, वर्षा, याद है, ये भी बताया था। तो बेटा जो पॉलिटिकल मानचित्र है वो देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाएगा, प्राकृतिक, वनस्पति, पर्वत और वर्षा को नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्राकृतिक मानचित्र है वो देशों की सीमाओं को दर्शाएगा। राजनीतिक मानचित्र, इसमें राज्य, देश और शहरों की सीमाओं जैसे मानव निर्मित जो विभाजनों को दर्शाया जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। भारत के मानचित्र में काले बिंदु प्रायः किस लिए दर्शाए जाते हैं? काले बिंदु, ये भी बताया था, जो डॉट होते हैं काले बिंदु, तो भारत का जो मानचित्र है वो किसको दर्शाए जाते हैं? जल्दी से बताना है, किसको दर्शाए? पर्वत को, पठार को, सॉरी गांव को, राजधानी को, नगर को, नदी को? नहीं, याद होगा मैंने आपको मैप लगा के प्रॉपर बताया था, राजधानी और नगर को। आमतौर पर जो है काले बिंदुओं को शहरों और राजधानियों को दर्शाया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण शहरों की ओर ये जो है ना पॉइंट क्या करता है? इंगित भी करता है। ठीक है, नक्शे पर जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स का जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है? नक्शे को सजाने के लिए, स्थानों को सरलता से दर्शाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, रंग भरने के लिए। तुमको बताना है नक्शे पर जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, इनका उपयोग क्यों किया जाएगा? नक्शे को सजाने के लिए किया जाएगा, स्थानों को सरलता से दर्शाने के लिए किया जाएगा, दिशा दिखाने के लिए किया जाएगा, रंग भरने के लिए किया जाएगा। तो तुमको बताना है जो नक्शे का जो प्रतीक है वो क्यों किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्थानों को सरलता से दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो जो सिंबल्स हैं उनमें सड़कें हैं, नदियां हैं, ये सभी विशेषताओं को सरल और जो है समझने योग्य को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। बिना सिंबल्स के आगे चीजें आगे नहीं हो पाएंगी, बेहतर नहीं कर पाओगे। मानचित्र के जो पैमाने, स्केल का अर्थ क्या होता है? दूरी का अनुपात दिखाना, समय का अनुपात दिखाना, दिशा का अनुपात दिखाना, क्षेत्रफल का अनुपात दिखाना। मानचित्र जो स्केल है इसका आप देखोगे, जो मानचित्र होगा तो इसका जो स्केल है किस लिए आप प्रयोग करोगे? दूरी के पैमाने को दूरी के अनुपात को दिखाने के लिए। तो मानचित्र का जो पैमाना है वो मानचित्र पर जो दूरी और वास्तविक धरातल पर दूरी के बीच का जो अनुपात है, जैसे 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर, ऐसी चीजों दर्शाओगे तुम। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है, थीमेटिक मानचित्र किसके लिए बनाए जाते हैं? पर्वत के लिए, जनसंख्या वर्षा उद्योग के लिए, नदियों के लिए, राज्यों की सीमाओं के लिए। भैया पर्वत के लिए तो क्या हो गया, भौतिक मानचित्र हो गया, याद होगा तुमको, ठीक है। जनसंख्या और वर्षा के लिए हम थीमेटिक बना रहे थे, क्या बना रहे थे, थीमेटिक बना रहे थे, थीमेटिक बना रहे थे। नदियां पर्वत क्या हो गई, फिजिकल हो गई, राज्य की सीमाएं क्या हो गई, पॉलिटिकल हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नक्शे में उत्तर दिशा किस प्रकार दिखाई देती है, दाहिने ओर, बाएं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। जो नक्शा होता है वहां पर एक स्केल बनी होती है, जल्दी से तुमको बताना है कि जो है जो उत्तर की दिशा है, अगर तुम नक्शा उठा के देखोगे ऐसे तो हमेशा तुम्हें जो है ना ये ऊपर की ओर क्या दिखाया जाएगा, उत्तर दिखाया जाएगा, ठीक है। जो दाईं साइड की ओर पूरब दिखाया जाएगा, बाईं साइड की ओर पश्चिम दिखाया जाएगा, और जो है आपके नीचे की ओर दक्षिण दिखाया जाएगा, दक्षिण दिखाया जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, आगे बढ़ो। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? रंग, पैमाना, दिशा, दूरी, दिशा, प्रतीक। पैमाना, दिशा, प्रतीक, क्षेत्रफल, दूरी, रंग। 3 प्रमुख पैमाना तुमको बताना है, जल्दी से बताओ, प्रमुख घटक बताना है। क्या हो जाएगा, पैमाना, दिशा, प्रतीक, पैमाना, दिशा, प्रतीक, ठीक है। टोपोसीट यानी टोपोग्राफिकल मैप किसका विवरण देता है? जो टोपोसीट है, धरातली, ऊंचाई, आकृति का, वर्षा और जलवायु का, जनसंख्या का, उद्योग का। जो टोपोसीट है किसका उदाहरण देता है? जल्दी से आंसर करो बेटा, किसका उदाहरण देगा? धरातली, ऊंचाई और आकृति का। तो जो टोपोग्राफिकल मानचित्र है वो समोच्च रेखाओं का, प्रतीकों के माध्यम से जो है भू आकृति, ऊंचाई, स्थल रूपों का विवरण देगा टोपोसीट, समझे। चलो, आधुनिक मानचित्र बनाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा? दूर संवेदी, रेडियो संकेतन, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी। आधुनिक मानचित्र बनाने के लिए अगर हमें आधुनिक मानचित्र बनाना है तो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे? हम जो है रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करेंगे। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम जो है इसी का प्रयोग भी कर रहे हैं, किसका? रिमोट सेंसिंग का, दूर संवेदी का। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तो कई बार क्वेश्चन, ये पैमाना, दिशा, प्रतीक मानचित्र का प्रमुख घटक है। पैमाना सबसे पहले, फिर दिशा, दिशा और प्रतीक, ये मत भूलना, ठीक है। चलो, ये हो गया। अगला चैप्टर आपकी स्क्रीन पर है, चैप्टर 5, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख मंडल। चलो, पृथ्वी के कठोर सतही परत को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सबसे कठोर परत होती है वायुमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लिथोस्फीयर। सबसे जो है ये जो लिथोस्फीयर है ये सबसे कठोर सतह मानी जाती है पृथ्वी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथोस्फीयर हो जाएगा। आप ये कह सकते हो जो लिथोस्फीयर है वो पृथ्वी की कठोर और बाहरी परत है, इसमें जो क्रस्ट जो भूपटल है और जो ऊपरी मंडल है वो लिथोस्फीयर के अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत जल से ढका हुआ है? 61, 71, 51, 81। पृथ्वी जो है ना जो सतह है वो करीब 71% जल से ढकी हुई है। कितना? 71%। तो ध्यान रखना, मुख्य तौर से, मुख्य रूप से महासागरों से ढका हुआ है, जबकि शेष जो है 29% क्या है? स्थल है, ठीक है। चलो, एशिया और यूरोप को विभाजित करने वाली पर्वतमाला है हिमालय, आल्प्स, यूराल, एंडीज। याद होगा हमने बताया था, जल्दी से बताओ, एशिया और यूरोप को जो विभाजित करने वाली जो पर्वतमाला कौन है? हिमालय है, आल्प्स है, यूराल है, एंडीज है। बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बाबू भैया ए नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आंसर कीजिए, इसमें चार्जर लगाइए इमीडिएटली। गो अहेड। चलिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूराल हो जाएगा। चलो, बायोस्फीयर किसे कहते हैं? हाँ हो गया बेल, ठीक है। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? केवल स्थल और जल को, केवल वायुमंडल और स्थल को, केवल जल और वायुमंडल को, जल, स्थल और वायुमंडल का वह भाग। याद करो, बायोस्फीयर जहां
तीनों का एक फेज है जहां जल भी है, वायुमंडल, सॉरी हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और बायोस्फीयर है, सॉरी एटमॉस्फेयर है। तीनों का एक जो है, तो आप उसको क्या कह रहे थे, उसको हम बायोस्फीयर कह रहे थे। आंसर क्या हो जाएगा, जो स्थल है, जल है, वायु का वह भाग जहां जीवन संभव होता है, यानी जीवमंडल पृथ्वी का वो क्षेत्र है जहां जीवन संभव है, जिसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, उसके कुछ हिस्से शामिल होते हैं। बहुत बढ़िया है ना। चलो, समुद्र स्तर से पृथ्वी की सबसे ऊंचा जो है ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरा, धौलागिरी, सॉरी नॉट धौलागिरा। तो तुमको बताना है जो समुद्र स्तर से जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में स्थित समुद्र तल से करीब 8848 मीटर की ऊंचाई पर है और पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। पृथ्वी की सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जो है मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त महासागर में है, अटलांटिक में है, हिंद में है, प्रशांत में है, आर्कटिक में है। जल्दी से आंसर करो बेटा, टाइम नहीं लगाओ, बहुत इजी आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच कहाँ है, प्रशांत महासागर में। बहुत बढ़िया। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का होता है, जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है। बेटा वायुमंडल में जो सबसे अधिक प्रतिशत है वो किसका मिल जाएगा तुमको, नाइट्रोजन का। कितना, 71% हो जाएगा। तो तुमको बताना है ऑक्सीजन का कितना जो है ना शेयर है, तो बेटा नाइट्रोजन तुम्हारा जो है ना लगभग जो है, अगर बात करें नाइट्रोजन पृथ्वी का लगभग 78% हिस्सा बनाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा है करीब 21% है। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा बनाती है, जो कि अधिकांश जीवों के लिए सबसे जरूरी है। ये जीवनदायिनी है, ये अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है भैया, नाइट्रोजन का है। कितना, 78%, नॉट 71, 78%। ठीक है, चलो। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है, अभी अभी बताया मैंने, जल्दी से तुमको बताना है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ए नंबर कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। कितना, 21% हो जाएगा। पृथ्वी का जो जलमंडल है, जो हाइड्रोस्फीयर है, किसे कहते हैं, केवल नदियां, केवल समुद्र। पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जल, वर्षा जल। बेटा बायोस्फीयर, सॉरी हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो पृथ्वी पर जो 71% क्या है, जल है। 71%, 21% आपका क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे समझो। 71% तुम्हारा जल है और 29% यहाँ में 29% स्थल है। तो 71% जल में सब शामिल है। मतलब कि इसमें से अगर देखोगे तो पृथ्वी पर जो सभी प्रकार का उपलब्ध जल है, वो चाहे महासागर का हो, चाहे बर्फ हो, या कोई भी जल, सब शामिल है। किस महासागर का आकार सबसे बड़ा है, अटलांटिक का, प्रशांत महासागर का, हिंद महासागर का, आर्कटिक महासागर का। तुमको बताना है कि कौन सा जो महासागर का जो आकार है वो सबसे बड़ा है। बेटा आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था। बहुत बढ़िया। आर्कटिक महासागर किस महासागर से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, इनमें से कोई नहीं। याद करो आर्कटिक महासागर कहाँ जाएगा, ये वाले क्षेत्र में आर्कटिक महासागर है। तो तुम बताओ कि किससे जुड़ा होगा, अटलांटिक से जुड़ा होगा, हिंद से जुड़ा होगा। भाई हिंद महासागर तो इधर है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करना है, जो आर्कटिक महासागर है वो किससे जुड़ा होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर से, ये जो है ना आपका, ये जो अटलांटिक महासागर यहाँ पे बीच पे पड़ेगा, तो इससे जुड़ा है। आर्कटिक महासागर मुख्य तौर से ग्रीनलैंड सागर है, और अन्य मार्गों से भाई ये अटलांटिक, क्योंकि ग्रीनलैंड महासागर तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है अन्य मार्गों से आप ये कह सकते हो कि अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, किस महाद्वीप को घेरे हुए, दक्षिणी महासागर। याद होगा कहां पर, यहां पर। तो किसको, यूरोप को घेरे हुए, एशिया को, अंटार्कटिका को, अफ्रीका को नहीं भैया, किसको, अंटार्कटिका को घेरे हुए। किसको, अंटार्कटिका को घेरे हुए है। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत से जुड़ी हुई है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत से। तुमको बताना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। जल्दी से बताओ जो वायुमंडल की कैसी कौन सी परत है जहां पे जो ओजोन परत से क्या हुआ है, जुड़ी हुई है। बेटा आंसर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। ओजोन परत जो है, जो कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, जो क्या करती है, इसको अवशोषित करती है। और ये कहाँ पाई जाएगी, ये समताप मंडल में पाई जाएगी। वापस से सुनना कि कहाँ पाई जाएगी,
कि समताप मंडल से। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। वायुमंडल की औसत मोटाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। याद है इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त ही सारे चीज़ें जब मैंने सब पढ़ाया है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना आपको पढ़ाया हो, जो आपके चैप्टर में ना हो। इसका आंसर हो जाएगा बेटा, जो औसत ऊंचाई है वो कितनी, औसत मोटाई है वो आपका डी नंबर हो जाएगा 1600 किलोमीटर। यानी हालांकि वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक जो है फैला है, लेकिन आप देखोगे कि इसकी जो औसत मोटाई है वो इसका जो मतलब इसकी जो प्रभावी मोटाई है, जहां इसका अधिकांश द्रव्यमान होता है, वो लगभग 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। कितना? 1600 किलोमीटर। इसके बाद फिर ये बहुत विरल हो जाती है। पृथ्वी पर जीव जगत का अस्तित्व किस मंडल की आपसी क्रियाओं पर आधारित होता है? लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। वायुमंडल और हाइड्रोस्फीयर, स्थल, जल, वायु सभी, केवल वायुमंडल। बेटा सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्यों नंबर सी नंबर हो जाएगा? मैंने आपको बताया था बायोस्फीयर पे ही संभव है, स्थल, जल, वायु सभी हैं तो तभी संभव है। अब पृथ्वी पर जो जीवन है वो लिथोस्फीयर जो स्थल है, हाइड्रोस्फीयर है जो जल है, वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर है जो वायु है, इसके आपसी क्रियाओं पर निर्भर करता है, जो कुछ जीवमंडल के लिए आवश्यक दशाएं, परिस्थितियां क्या करता है? परिस्थितियां पैदा करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये ध्यान रखिएगा। वेल, बहुत बढ़िया। क्लास 6 चैप्टर 6, वही चैप्टर 6, नॉट क्लास 6 तो चल ही रहा है। इसमें मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। सतत ऊंचाई के लिए भूमि को क्या कहा जाता है? सतत ऊंचाई के लिए हुए भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान, पठार, पर्वत, घाटी। तुमको बताना है सतत ऊंचाई के लिए जो भूमि है उसके लिए क्या कहा जाता है, तुमको आंसर करना है। जल्दी से आंसर करो बेटा, क्या हो जाएगा? देखो, जो पठार है एक सपाट और हल्की ढलान भूमि जो है ना, ऊंची भूमि होती है, जो कि पर्वतों, मैदानों और घाटियों से ये अलग होती है। तो इसमें कह सकते हो सतत ऊंचाई के लिए हुए भूमि को हम क्या कह सकते हैं? पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? याद करो, हमने ये भी बताया था पर्वतों की उत्पत्ति के आधार पर कितनी श्रेणियां थी भैया? जल्दी से बताना है। 3 श्रेणियां थी। कौन कौन सी 3 श्रेणियां थी? एक वलित पर्वत थे, दूसरे भ्रंशोत पर्वत थे, तीसरे ज्वालामुखी पर्वत थे। 3 श्रेणियों में, यानी पर्वतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकारों में, एक फोल्डेड माउंटेन थे जो है फोल्ड थे, एक भ्रंशोत पर्वत थे, भ्रंश पर्वत, और तीसरे थे ज्वालामुखी पर्वत। बहुत बढ़िया। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? अवशिष्ट पर्वत हैं, या भ्रंश पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, और ज्वालामुखी पर्वत हैं। तुमको जल्दी से बताना है कि जो हिमालय पर्वत हैं वो कैसे पर्वत हैं। मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो आपका हिमालय पर्वत है वो फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। कैसे ये मतलब उत्पन्न हुआ? जो प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक एक मतलब सिद्धांत है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से इसको समझाया गया कि जब टेक्टोनिक प्लेट के टकराव से जो भूपटल है तो इसमें जो है ना फोल्डिंग होना शुरू हुआ, और इसी के चलते हिमालय का क्या होगा? जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वलित पर्वत। क्या हो जाएगा? सी नंबर, वलित पर्वत हो जाएगा। ठीक है। ब्लॉक पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जो ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश से, फॉल्टिंग से, अपक्षय से, इरोजन से, अवसादन से, सेडिमेंट्री से, अपक्षालन से। बेटा आंसर क्या हो जाएगा? जो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, ध्यान रख लिया, तो ब्लॉक पर्वत किससे होगा? जल्दी से तुमको बताना है, फॉल्टिंग से होगा। किससे? फॉल्टिंग से। ब्लॉक पर्वत जो टेक्टोनिक बल के कारण भूपटल के बड़े ब्लॉकों के ऊपर उठने या फिर जो है झुकने को फॉल्टिंग कहते हैं, और इसी के चलते जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। चलो, डेक्कन का पठार किस प्रकार का स्थल रूप है? ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, वलित है, क्षरण है। याद है मैंने क्लास में बताया था जो डेक्कन का पठार है वो किस प्रकार का स्थल रूप है। डेक्कन का पठार कैसे क्यों हुआ था? बेटा ज्वालामुखी पठार है। क्यों? क्योंकि डेक्कन पठार ज्वालामुखी गतिविधियों से बना था। इसमें लावा प्रवाह से जो है इसकी चोटी जो है ऊंची चोटी और जो है इसका सपाट सतह देखने को मिलता है। अगला इसका क्वेश्चन हो जाएगा अपक्षय, इरोजन और निक्षेपण, डिपोजिशन से कौन सा स्थल रूप बनता है? पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी। अगर हम बात करेंगे इरोजन और निक्षेपण, डिपोजिशन से कौन सा स्थल रूप बनेगा? तो देखो, इरोजन और निक्षेपण से, यानी
और डिपोजिशन निक्षेपण से, पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी। जल्दी से तुमको बताना है कि इससे क्या बनेगा, इससे मैदान बनेगा। मैदान पर्वतों के जो है अपक्षय और नदियों और हवाओं हिम नदियों के अवसादों के जो निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है, तो उससे क्या बनेगा, मैदान बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आंसर सी नंबर हो जाएगा। कौन सा स्थल रूप मानव निवास और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बताओ। पर्वत है, पठार है, मैदान है, स्थल रूप है। कौन सा स्थल रूप मानव निवास और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, जल्दी जल्दी तुमको आंसर करना है। कौन सा स्थल रूप मानव निवास और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बेटा मैदान है। कहां, मैदान है। मैंने आपको यह भी बताया था। जल्दी से आंसर करो। चलो, प्राकृतिक विभाजन जो नेचुरल डिवीजन है वो किस स्थल रूप से बनता है, पठार से, पर्वत से, मैदान से, डेल्टा से। आंसर करना है बेटा कि कौन सा स्थल रूप मानव निवास और कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये हमने जान लिया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। जो नेचुरल जो डिवीजन है वो किस स्थल रूप से बनता है, वो पर्वतों से बनता है। देखो, पर्वत जो है नदी बेसन और जो है अन्य क्षेत्रों को अलग करते हैं। जैसे ऐसे समझो कि हिमालय उत्तरी जो है ना, मतलब हिमालय उत्तरी भारत को मध्य एशिया से क्या करता है, अलग करता है। तो आप ऐसे कह सकते हो। तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। फुल माउंटेन का निर्माण किस बल से होता है, बाहरी बल से, आंतरिक बल से, अपक्षय से, ज्वार भाटा से। बेटा ज्वार भाटा से तो होने से रहा, अपक्षय से होने से रहा, आंतरिक बल से या बाहरी बल से। तो बेटा किससे हो जाएगा, जो इनर फोर्सेस हैं, जो इंडिजिनस फोर्स हैं, जो आंतरिक फोर्स हैं, इनके चलते। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो वलित पर्वत है वो टेक्टोनिक बलों के कारण, जो भूपटल को मुड़ने से, वलन के कारण जो है क्या होगा, फाउंडेन माउंटेन का निर्माण होगा, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। अगला है, कौन सा स्थल रूप खनिज पदार्थों में सर्वाधिक समृद्ध होता है, मैदान, पठार, पर्वत, डेल्टा। यानी कौन सा जो स्थल रूप है वो खनिज पदार्थों में सर्वाधिक समृद्ध होता है। तो तुमको बताना है कि कौन सा स्थल रूप खनिज पदार्थों के लिए, मैदान, पठार, पर्वत, डेल्टा। बेटा सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाएंगे, अगर खनिज पदार्थों की बात करोगे तो सबसे ज्यादा पठारों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे डेक्कन का पठार है, ये अपनी भूवैज्ञानिक संरचना के कारण यहाँ पर जो है कोयला है, लोहा है, बॉक्साइट है, दुनिया भर के खनिज जो है ना आपको कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो है पठारों में मिलेंगे। आंसर बहुत बढ़िया, पठार। आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, याद होगा तुमको, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। जो आल्प्स पर्वत है कहाँ पे, आल्प्स पर्वत है यूरोप में है, जो कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों में ये लगभग फैला हुआ है। आल्प्स ध्यान रखना कहाँ, यूरोप में। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। आल्प्स यूरोप में और एंडीज किस में हो जाएगा, जल्दी से बताओ, दक्षिण अफ्रीका में। एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर है, जो कि महाद्वीप का सबसे लंबी, मतलब सबसे लंबी पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आल्प्स और एंडीज में डिफरेंस रखेगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दक्षिणी अमेरिका। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। जो बेल्ट है और पंपास है, ये किस स्थल रूप से जुड़े हुए हैं, बेल्ट और पंपास, पठार, पर्वत, मैदान और मरुस्थल से। जल्दी से तुमको करना है कि जो बेल्ट और पंपास किससे जुड़े हुए हैं, मैदान से। कैसे, जो बेल्ट है दक्षिण अफ्रीका और पंपास दक्षिण अमेरिका, ये जो है ना शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो चराई और कृषि के लिए, दोनों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो बेल्ट कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, और पंपास दक्षिण अमेरिका, दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये किससे बेटा, मैदानों से, चराई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चराई के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। जलप्रपात, वाटरफॉल्स किस स्थल रूप से प्रमुख तौर से जुड़े हुए हैं, मैदान से, पठार से, पर्वत से, मरुस्थल से। जल्दी से बताना है, जो जलप्रपात हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, आपको आंसर करना है, किससे। जलप्रपात आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और यहाँ जो नदियां हैं, जो मतलब खड़ी चट्टानों और कगारों से बहती हैं। इसका आंसर देखो पठार होना चाहिए, पर पर्वत पठार है तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, तो तुमको पठार ही करोगे, पठार ही करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। वाटरफॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है पठार है। गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान किस प्रक्रिया से बना है, अब दोनों कर दे तो फिर ध्यान रखना दोनों हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रक्रिया से बना है, बेटा ज्वालामुखी विस्फोट से, अवसादन से, भ्रंशन से, हिमनदी क्रिया से। अरे बताना है तुमको, फॉल्टिंग से नहीं होगा, ज्वालामुखी विस्फोट से नहीं होगा, डिपोजिशन से, वहां से बिल्कुल होगा, डिपोजिशन से डिपोट करके जो है ना, जो कंकड़ पत्थर नदियां लाती हैं और उससे मैदान का निर्माण करती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बहुत शानदार। चैप्टर 7, आर कंट्री, हमारा देश। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4 मिलियन वर्ग
3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 4.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 52 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जल्दी से बताना है जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, जल्दी से बताओ बेटा, टाइम नहीं लगे। हमारा जो क्षेत्र है वो 3,28,000 किलोमीटर है, यानी 3 लाख कह रहे हैं, 32 लाख, ठीक है ना, नॉट 3 लाख। तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। इसको कहेंगे कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। कितना? दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? 1.8, 2.4, 3.5, 4.2। जल्दी से आपको बताना है कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। तो टोटल क्षेत्रफल इसका क्या है? वो 2.4% है, यानी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग जो है 148 मिलियन वर्ग किलोमीटर का लगभग, अर्थात 2.88% है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? अभी आपको क्या बताया है? 7वां स्थान रखता है। यही तो आंसर हो जाएगा ना। चलो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु पूछा जा रहा है। जल्दी से तुमको आंसर करना है। लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, अंडमान। अरे बताए थे कि जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारतीय प्रायद्वीप के एकदम दक्षिण सिरे में स्थित है, दक्षिण सिरे में स्थित है। बहुत बढ़िया। चलो, इसके बाद विश्व का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में? अगेन इंपॉर्टेंट। तो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, सुंदरबन और मलक्का। तुमको बताना है कि जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ है। वो आपका इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में है, यानी आप ये कह सकते हो ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा। भारत का उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? नेपाल और भूटान से, पाकिस्तान से, चीन से, उपर्युक्त सभी से। भारत का जो उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो उत्तरी सीमा नेपाल और भूटान, पाकिस्तान, चीन और उपर्युक्त सभी से। ध्यान से आंसर करना है कि जो भारत की उत्तरी सीमा है वो किससे लगती है, जल्दी से बताओ। भारत की जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से, भूटान से और चीन सहित अन्य देशों से लगती है। इसका आंसर जो है डी नंबर, उपर्युक्त में से सभी, तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगला क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा जल निकाय है? भारत का जो पूर्वी तट है इस पर कौन सा जल निकाय है? कैमरा का फोकस डाउन होने लगता है, पता नहीं क्यों। तो देखो, भारत का जो पूर्वी तट पर कौन सा जल निकाय है? अरब सागर। पूर्वी तट की बात हो रही है, ये आपका प्यारा भारत है। तो ये आपका प्यारा भारत है, तो पूर्वी तट की बात हो रही है। पूर्वी तट पे बताओ, अरब सागर है, बे ऑफ बंगाल है, हिंद महासागर है, भूमध्य सागर है। बेटा आंसर बी नंबर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा आंसर? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, दिख रहा है? कैमरे का फोकस थोड़ा डाउन हो रहा है, पता नहीं क्यों। सही है अभी। चलो, कुछ एक क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा जल निकाय है? अब दिख रहा है ना? हाँ, ओके। भी इशू क्रिएट हो रहा है, रुक जाओ, वापस से स्टार्ट करते हैं। तो चलो, इसके आगे जो है ना, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा जल निकाय है? पश्चिमी तट पे भाई, ये पूर्वी तट है, ये तुम्हारा पश्चिमी तट है, ये आपका दक्षिणी तट है। तो पश्चिम में क्या है? इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है और इधर जो है हिंद महासागर है। जल्दी से पूछो, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक। भैया अरब सागर है, अरब सागर। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। भारत के भूभाग को दो भागों में बांटने वाला मध्य अक्षांश कौन सा है? भारत के भूभाग को, तो ये आपका इधर ये 23.5 कर्क है और भारत ऐसे है। तो बताओ, कर्क रेखा उत्तर, मकर रेखा दक्षिण, मतलब दक्षिण, विषुवत रेखा 0, प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न 0। भैया कर्क रेखा भारत को तो बराबर भागों बांटता है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा।
भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताना है तुमको। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जल्दी से तुम आंसर करो जितना जल्दी हो सके, जल्दी बताओ बेटा। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना, यही तो हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी पर्वतमाला है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में इधर आल्प्स, हिमालय, एंडीज, यूराल, तुमको बताना है कौन सा उत्तरमाला है। हिमालय भाई, वो सॉरी पर्वतमाला है हिमालय, यही है ना हिमालय उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। आल्प्स किसको अलग करता है, यूराल किसको अलग करता है, एंडीज कहाँ है, जल्दी से तुमको बताना है, ठीक है। यूरोप में आल्प्स, यूराल एशिया यूरेशिया और एंडीज दक्षिण अमेरिका। भारत का पश्चिमी मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, भारत का जो पश्चिमी मरुस्थल है ये वाला किस नाम से, सहारा, थार, कालाहारी, गोबी। अरे थार है ना भारत का, है ना, सहारा दक्षिण अफ्रीका का, तो कालाहारी गोबी को तुम ही बताना है। भारत का सबसे लंबी नदी तंत्र किसका, ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। भैया भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र क्या है, किसका, गंगा का। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कितना, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। भारत के किस भाग को द्वीप समूह कहा जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान को, राजस्थान और गुजरात को, हिमालय क्षेत्र को, मध्य भारत को। भैया जो लक्षद्वीप और अंडमान को हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भाग को एक साथ जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, जो प्यारा भारत है तो इसके उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भाग को एक साथ जो जोड़ने वाली रेखा है क्या कहते हैं, सीमाएं, तटरेखा, स्थल भूमि और जो है ना आपकी भौगोलिक स्थिति। जल्दी से आंसर करना है और फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखो, कह रहा है ध्यान से अगर पढ़ोगे ना, उत्तरी ठीक है, बहुत बढ़िया, पूर्वी ठीक है, ये भी बढ़िया, पश्चिमी ये भी ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, तटरेखा। भारत की तटरेखा अरब सागर, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर के साथ उसके उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भागों को क्या करती है, कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती है। तो आपका ये हो गया चैप्टर, आपका अंतिम चैप्टर क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 क्लाइमेट, वेजिटेशन, विल्ड लाइफ, तो जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। देखो भारत की जलवायु किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु और मरुस्थलीय जलवायु। बेटा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत में, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्वेश्चन दूसरा है, भारत में ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः किस महीने से शुरू होती है, भारत में ग्रीष्म ऋतु सामान्यतः किस महीने से शुरू होती है, ग्रीष्म ऋतु मार्च, अप्रैल, मई, जून। बेटा गर्मी कब से शुरू होती है बताओ, चादर कब से शुरू कर देते हो उड़ना, अर्थात कंबल कब से उड़ना जो है बंद कर देते हो, तो अगर तुम ध्यान रखोगे तो सामान्य दशाओं में बेटा भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है वो अप्रैल से शुरू होती है और जून तक चलती है, जिसमें तापमान क्या है, बढ़ता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सामान्यतः कब प्रवेश करेगा, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये इधर से तो कब आता है, जून में, अप्रैल में, अगस्त में, सितंबर में। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जून में। जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जून में भारत में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ से प्रवेश करता है, केरल से प्रवेश करता है, किधर की ओर, उत्तर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, भारत में मानसून की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मौसमी हवाएं, भारी वर्षा, कृषि पर निर्भरता, उपर्युक्त सभी। भारत में मानसून की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, मौसमी हवाएं, भारी वर्षा, कृषि पर निर्भरता, उपर्युक्त सभी। जल्दी से तुमको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्यों, मानसून की विशेषताएं ये हैं कि मौसमी हवाएं, भारी वर्षा और कृषि पर निर्भरता। भाई इसी वजह से भारत को कृषि का मानसून का जुआ कहा जाता है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि जो मानसून की विशेषताओं में आप देखोगे कि मौसमी हवाएं भी चलेंगी, खूब झमाझम बारिश भी होगी और दिल्ली और मुंबई भर जाएगा, इसके बाद जो है कृषि पर निर्भरता भी आएगी। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चेरापूंजी और मौसिनराम किस कारण प्रसिद्ध है, सबसे अधिक वर्षा के लिए, सबसे अधिक तापमान के लिए, सबसे अधिक वर्षा के लिए, सबसे अधिक हिमपात के लिए या हिमपात के लिए, सबसे लंबा दिन के लिए। बेटा चेरापूंजी और मौसिनराम में डेली वर्षा होती है, ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता जहां वर्षा ना हो, तो सबसे अधिक वर्षा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा,
थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, शुष्क झाड़ीदार वनस्पतियां, शंकुदार। बेटा जो थार के मरुस्थल हैं तो वहां पे जो है ना शीतोष्ण की तो पाई नहीं जाएंगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी नहीं पाए जाएंगे, शुष्क और झाड़ीदार कांटेदार पाई जाएंगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहां हमेशा बरसात होती रहेगी, जरा देखो कहां पर है? हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, राजस्थान में, पंजाब में। भैया हिमालय में नहीं, हमेशा वर्षा नहीं होगी। पश्चिमी घाट और अंडमान में लगभग वर्षा होती रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट और अंडमान हो जाएगा। आंसर क्या है? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? पाए जाएंगे। अगर आप देखोगे तो ये आपका पश्चिमी भारत, वो पश्चिमी घाट है, इधर अंडमान है, तो आपका यहीं पर होगा। राजस्थान में तो भाई बिल्कुल भी कुछ नहीं, बरसात ही नहीं होती, वही पंजाब का लगभग हार है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल जो डेडिसियस जो फॉरेस्ट है, तो ये जो है किस नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसूनी वन से, शीतोष्ण वन से, टुड्डा वन से, अल्पाइन। जल्दी से तुमको बताना है कि जो भारत में जो यानी जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, सॉरी ट्रॉपिकल जो डिसीडियस है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो बेटा। कौन सा वन कहलाएगा? मानसूनी वन कहलाएगा। क्या है? मानसूनी वन। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। वापस से सुनो, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है वो वन जो कि मौसमी रूप से जो है पत्तियां गिराता है और इसके साथ साथ मानसून प्रभावित होता है, और इन क्षेत्रों में जो है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मानसूनी वन कहा जाता है। इसी वजह से इसको मानसूनी वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों में प्रमुख वृक्ष कौन सा है? आर्द्र पर्णपाती वनों में चीर का, देवदार का, साल का, सनोवर का। कहा जा रहा है कि भारत के जो आर्द्र पर्णपाती वन हैं इनमें से चीर, देवदार, साल, सनोवर। बताना है तुमको कि प्रमुख पर्णपाती वनों का कौन सा वृक्ष है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से अगर बात करोगे बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा आंसर? साल का। आंसर सी नंबर। कैसे? देखो, साल भारत के जो आर्द्र पर्णपाती वनों में प्रमुख वृक्ष है, जो कि मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत, लगभग सभी जगह पाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अगला हो जाएगा शंकुधारी वन, यानी जो आपके कोनीफेरस हैं, तो इसका प्रमुख विस्तार कहाँ है? राजस्थान, हिमालयी क्षेत्र, मध्य भारत, जहाँ बर्फ पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बर्फ को नीचे गिराते हैं, शंकु टाइप हो जाते हैं। आंसर, राजस्थान में तो बर्फ पड़ेगी नहीं, मध्य भारत में होती नहीं, गुजरात में बर्फ पड़ती नहीं, हिमालयी क्षेत्र में। क्या हो जाएगा आंसर? हिमालयी क्षेत्र में। मतलब आंसर देखो, शंकुधारी वन जैसे कि देवदार हो गया, देवदार शंकुधारी वन का, जो देवदार है शंकुधारी वन का उदाहरण है। पाइन है, तो ठंडी जलवायु के कारण जो है हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिमालयी क्षेत्र। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? हाथी, शेर, बाघ, गैंडा। जल्दी से बताना है, बाघ है या शेर है? बेटा क्या है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मैना, कौवा, बाज। तो क्या है? मोर है। भारत के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली शुष्क जलवायु किस कारण से होती है? अधिक तापमान से, मानसून की कमी से, ठंडी हवाओं से, हिमपात से। तो शुष्क जलवायु किस वजह से होगी? बताओ। शुष्क जलवायु अगर बात करेंगे जो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है वो मानसून की कमी से होगी। किस वजह से? वो मानसून की कमी से होगी। भारत में मानसून की अधिकतम वर्षा किस भाग में होगी? पश्चिमी घाट में, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य भारत में। अगर तुम्हें बात करें तो भारत में मानसून की वजह से जो सबसे ज़्यादा वर्षा है वो आपके यहाँ पर होगी। कहाँ पर? जो पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पर बेटा दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी युक्त हवाओं के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका 15, भारत में वन्यजीव संरक्षण हेतु किस वर्ष वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है? 1952, 1972, 1982, 1992। जल्दी से तुमको आंसर करना है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब आएगा? जल्दी से बात करो, बताओ। 1972 में। कब आएगा? 1972 में। यानी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था ताकि भारत के जो वन्यजीवों की रक्षा हो सके, शिकार और आवास विनाश से रोका जा सके। तो आपकी 6 की एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर में हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सभी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। हमने डिटेल एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा क्यों था। ठीक है, तो ये क्लास यहीं तक ये कंप्लीट होती है 6 की एनसीईआरटी के जितने भी जो हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।